आज हम बात करेंगे झारखंड राज्य वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय के मामले, जो मृत्युकालिक कथन से रिलेटेड है, डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले इस मामले के मेन फैक्ट को देखते हैं और उसके बाद किस प्रकार से यह डाइंग डिक्लेरेशन का मामला माना गया। झारखंड राज्य वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड राज्य को आप अपीलार्थी के तौर पर देखेंगे और शैलेंद्र कुमार राय को प्रत्युत्तरदाता के तौर पर आप देखेंगे। इस मामले के मेन फैक्ट पर अगर विचार करें, मुख्य तथ्य पर अगर विचार करें, तो यह घटना है 7 नवंबर 2004 की घटना। इस डेट को कारित की गई थी 7 नवंबर 2004। जो प्रत्युत्तरदाता था वह पीड़िता के घर में प्रवेश करता है और घर में प्रवेश करने के बाद पीड़िता को धक्का देकर के सबसे पहले वो गिराता है और गिराने के बाद वह उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। रेप करने के बाद वह धमकी देता है कि अगर तुम शोर शराबा करोगी तो इस स्थिति में मैं तुम्हें जान से मार दूं। पीड़िता ने शोर शराबा किया क्योंकि उसके साथ रेप किया गया था। तो इसी बीच में अभियुक्त ने मिट्टी का तेल उसके शरीर पर उड़ेल दिया और माचिस से आग लगा। जब माचिस से आग लगी तो और भी तेज आवाज आने लगी और भी शोर होना शुरू हुआ। तो उन शोरों को सुनकर पीड़िता की माँ, पीड़िता के दादाजी और गांव के कुछ अन्य व्यक्ति, जिसमें नारंगी नाम का भी एक व्यक्ति था, वो भी अपना ट्रायल कोर्ट में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था। तो वह सब के सब उस जगह पे पहुंचते हैं। तो जब सब लोग आना शुरू किया, इस बीच में अभियुक्त ने देखा कि बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं घटना स्थल पर, तो अभियुक्त वहां से फरार हो गया। एविडेंस एक्ट जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 8, तो सब्सिक्वेंट कंडक्ट सेक्शन 8 के अधीन रिलेवेंट होता है। तो खैर अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। जब पीड़िता की माँ आई और पीड़िता के दादाजी आए तो देखकर काफी स्तब्ध थे कि ये क्या हो गया। कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की घटना हो सकती है। फिर उसने पीड़िता को वहां से उठाया और हॉस्पिटल में के इलाज के वास्ते ले जाया गया, क्योंकि पूरा आग से काफी शरीर जल चुका था। तो अमूमन ऐसे मामलों में जब कोई घटना घटित होती है तो उस स्थिति में जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो सबसे पहले पुलिस वाले को इन्फॉर्म करना हो। तो पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया गया। तो पुलिस वाले जब आए तो पुलिस वाले ने देखा कि स्थिति काफी बुरी थी और काफी पार्ट जल चुका था। अब ऐसे सिचुएशन में वही पीड़िता ने अपना एक बयान दर्ज करवाया और स्टेटमेंट में उसने सारी बातें बताई पुलिस वाले के समक्ष। उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया, पुलिस अधिकारी ने उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया था और उसने सारी बातें बताई कि अभियुक्त उसके घर में प्रवेश किया, पहले तो उसे धक्का दिया और गिराया, उसके साथ जोर जबरदस्ती की, उसने विरोध किया तो उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार के बाद उसे धमकी दी कि इस बात को तुम कहीं मत बताना और अगर तुम शोर शराबा ज्यादा करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पीड़िता ने काफी चिल्लाई, शोर शराबा किया, जिसकी वजह से मिट्टी तेल उसके शरीर पर उड़ेल दिया गया और माचिस से आग लगा। इन सारी बातों को पुलिस अधिकारी ने रिकॉर्ड कर, यह सारी की सारी बातें 7 नवंबर 2004 को हुई थी। और चूंकि यह मामला काफी गंभीर था, रेप का मामला था, इसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर, चूंकि मिट्टी तेल उड़ेल कर आग भी लगाया था, तो पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन किया। तो जब ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट सबमिट किया तो 307, 341, 376 और 448 का चार्जशीट उसने न्यायालय में लगा दी। लेकिन ठीक एक महीने 7 दिन बाद 14 दिसंबर 2004 को पीड़िता की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के मामले में यह मामला जो अभी तक 307 का था, यह मामला 302 का बन चुका। और इसके लिए चूंकि ऑलरेडी चार्जशीट उसने 307 में फाइल किया था पुलिस वाले ने, तो उसने सप्लीमेंटल चार्जशीट उसने फाइल किया और वहां पर उसने 302 लगा दिया। क्योंकि मृत्यु हो चुकी थी तो यह मामला 302 का ही बनता था। जब यह मामला विचारण न्यायालय ने सुना तो विचारण न्यायालय ने सारे साक्षियों के स्टेटमेंट पर विचार किए। चीफ एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, री एग्जामिनेशन हुआ। विचारण न्यायालय ने यह पाया कि इस मामले में जो पीड़िता के साथ घटना हुई है
यह कहीं ना कहीं रेप का भी मामला था और कहीं ना कहीं मर्डर का भी मामला। तो विचारण न्यायालय ने डाइंग डिक्लेरेशन, जो स्टेटमेंट उसने पुलिस अधिकारी के समक्ष रिकॉर्ड करवाया था, उसी स्टेटमेंट को यहां पर डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया। यह विचारण न्यायालय का निर्णय था और विचारण न्यायालय ने अन्य धाराओं में जो सजा दी उसके साथ के साथ उसने आजीवन कठोर कारावास की सजा दे दी। जब विचारण न्यायालय ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया तो ऐसे सिचुएशन में इस निर्णय के विरुद्ध अपील में अभियुक्त गया झारखंड हाईकोर्ट में। और झारखंड हाईकोर्ट का यह मानना था कि यह मामला मृत्युकालिक कथन से रिलेटेड नहीं। जी हाँ, मैं बता रहा हूं कि झारखंड उच्च न्यायालय का यह मानना था कि मृत्युकालिक कथन स्थापित नहीं होता है। अब इस बीच जो झारखंड उच्च न्यायालय ने जिन तथ्यों पर विचार किया और जिस आधार पर कहा कि यह डाइंग डिक्लेरेशन का मामला नहीं है, एक्चुअल में जब यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के पास आया था अपील में, तो जो अपोजिट पार्टी मतलब अभियुक्त ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान एक दलील दी थी। अभियुक्त का यह कहना था कि पीड़िता को बचाया जा सकता था क्योंकि उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जिसने तैयार किया था डॉक्टर आर महतो। इस मामले में आप देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 8 के तौर पर वो थे डॉक्टर आर महतो। तो डॉक्टर आर महतो ने एक चीज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर बात बताई कि मृत्यु का कारण सेप्टिसेमिया था। सेप्टिसेमिया बर्न इंजरी, मतलब जब बर्न होता है तो वह इंजरी थी और उसी के परिणाम स्वरूप उस पीड़िता की मृत्यु हुई। तो एक चीज तो स्पष्ट था कि उसकी मृत्यु आग लगने से हुई थी और जो आग लगी और जो इंजरी हुई उसके परिणाम स्वरूप हुई। लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया उसी डॉक्टर का, तो उस दरमियान उस डॉक्टर ने कहा कि एक अज्ञात डॉक्टर थे जिन्होंने यह कहा था कि इसे आप बोकारो हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां पे ये बच सके। और अन्य जो चिकित्सक था, जो अज्ञात चिकित्सक था, उसका यह अपने आप में राय था कि अगर इसे, उसने रेफर किया था कि फलाने जगह आप ले जाओ तो वहां पे शायद इसकी जान बच सकती थी। इस आधार पर जो डिफेंस था, एक्यूज था, उसका यह कहना था कि चूंकि उस हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया तो इस वजह से इसे मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा क्योंकि उसकी मृत्यु से बचाया जा सकता था। और झारखंड हाईकोर्ट ने इसके एक्यूज्ड के, अभियुक्त के इस दलील को स्वीकार कर लिया और कहा कि यह मामला मृत्युकालिक कथन से रिलेटेड नहीं है क्योंकि मृत्युकालिक कथन स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होता है। तो इस वजह से उसने मृत्युकालिक कथन मानने से इनकार कर दिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि झारखंड राज्य ने इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की, तो फिर यहां पर जैसा कि हमने कहा कि अपीलार्थी के तौर पर झारखंड राज्य और प्रत्युत्तरदाता के तौर पर शैलेंद्र कुमार रॉय। तो इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि अगर जिस अज्ञात चिकित्सक के बारे में डॉक्टर आर महतो ने कहा, डॉक्टर आर महतो उस ट्रायल कोर्ट के विचारण न्यायालय के विटनेस थे, तो उसका स्टेटमेंट, जिसने खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई थी, तो उसका तो समझ में आता है। लेकिन डॉक्टर आर महतो के द्वारा यह कहना कि किसी अज्ञात चिकित्सक की ऐसी राय थी, तो यह एक्चुअल में अनुश्रुत साक्ष्य का मामला आ जाएगा और अनुश्रुत साक्ष्य होने की वजह से अपवर्जित हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था कि अगर किसी अज्ञात चिकित्सक ने कुछ ऐसा अपना राय दिया तो क्या वह अज्ञात चिकित्सक उस विचारण न्यायालय में साक्षी था? अगर वह उस विचारण न्यायालय में साक्षी नहीं था तो उस स्थिति में उसकी राय को डॉक्टर आर महतो देने वाले कौन होते? तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस राय को धारा 60 के अंतर्गत मानने से इनकार कर दिया क्योंकि एविडेंस एक्ट की धारा 60 कहती है कि अगर कोई भी राय बनाता है तो जिस आधारों पर राय बनाया जाता है उन आधारों को देने का काम उसी डॉक्टर का है, उसी व्यक्ति का है जो ऐसा राय बनाता है, किसी अन्य का नहीं। राइट। तो आप यहां पर क्या देखते हैं कि अनुश्रुत साक्ष्य
को मानते हुए उसके इस स्टेटमेंट को यहां पर अपवर्जित कर दिया। अब दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अब यह मामला था कि क्या इसे डाइंग डिक्लेरेशन माना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला डाइंग डिक्लेरेशन का ही है, क्योंकि मृत्युकालिक कथन में जो सेक्शन 32 क्लॉज 1 एविडेंस एक्ट कहता है कि मृत्यु के कारण या संव्यवहार की परिस्थितियां जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तो यहां पर मृत्यु का कारण तो क्लियर है, क्योंकि अगर कोई पीड़िता इस बात को बता रही है कि उस पर मिट्टी का तेल उड़ेल कर आग लगा दिया गया, तो मृत्यु का कारण तो क्लियर था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात को स्थापित कर रहा था, जो डॉक्टर आर महतो ने सेप्टिसेमिया बताया, जो कि बर्न इंजरी का एक परिणाम था, तो वह मृत्यु का कारण स्थापित होता है और इसलिए यह डाइंग डिक्लेरेशन का मामला माना जाएगा। दूसरी बात थी कि क्या उन संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में जिन संव्यवहारों के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, तो क्या यह भी इसमें स्थापित होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, यह उन संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में बताता है। जब उसके साथ रेप किया गया तो उस अभियुक्त ने धमकी दी कि तुम शोर शराबा मत करना, क्योंकि अगर तुम शोर शराबा करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो कहीं ना कहीं यह उन परिस्थितियों को जरूर बताती है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह डाइंग डिक्लेरेशन का मामला है और निचले न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसी निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। दूसरी चीज, कई बार इस मामले में डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर के यह बात भी उठी थी कि क्या मृत्युकालिक कथन प्रश्नोत्तर, मतलब प्रश्न और उत्तर के रूप में दिया जाना आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें कि प्रश्नोत्तर रूप में डाइंग डिक्लेरेशन का दिया जाना आवश्यक नहीं। अब किसी का शरीर जला हुआ है, उस स्थिति में प्रश्नोत्तर रूप में देना कई बार मुश्किल हो जाता है। इस मामले में यह भी उठा कि जो मृत्युकालिक कथन किया गया था वह पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया था, तो इस वजह से ऐसे मृत्युकालिक कथन को न माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं माना जा सकता, अगर कोई मृत्युकालिक कथन पुलिस अधिकारी के समक्ष ही किया गया है तो भी इस स्थिति में यह मृत्युकालिक कथन का मामला माना जाएगा। कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस थोड़े ही ना है कि मृत्युकालिक कथन पुलिस अधिकारी के समक्ष नहीं की जा सकती। अब चूंकि जो उसने कथन किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इस बात को पुष्ट करता है कि बर्न इंजरी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है, राइट। तो अगर किसी भी तरह का मृत्युकालिक कथन कोई पीड़िता करती है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और अगर अन्य साक्ष्य अवेलेबल है, तो उस स्थिति में यह मृत्युकालिक कथन ही माना जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में झारखंड राज्य वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय के मामले में दिया। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि मृत्युकालिक कथन कई बार अगर अन्य साक्ष्य उपलब्ध न भी हो, लेकिन अगर मृत्युकालिक कथन जो किया गया वह स्वैच्छिक है, वह स्वतंत्र रूप से की गई है, तो उस स्थिति में एकमात्र मृत्युकालिक कथन के आधार पर भी अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो ट्रायल कोर्ट था, जो विचारण न्यायालय था, उसके निर्णय को माना, राइट। तो मेन चीज कि डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड जब आप लीगल प्रोविजन, जो अभी हमने फैक्ट के बारे में बातें की, ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बारे में बातें की, हाई कोर्ट का क्या आया था इसमें ऑब्जर्वेशन, फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या आया, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड अगर आप लीगल प्रोविजन को देखें तो यह लीगल प्रोविजन सेक्शन 32 क्लॉज 1 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको मिलेगा। सेक्शन 32 क्लॉज 1 जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर के दो बातें की गई है कि मृत्युकालिक कथन क्या हो सकता है। एक, मृत्यु के कारण के बारे में किया गया कथन हो सकता है, मृत्यु के कारण के बारे में किया गया कथन, मृत्यु के कारण के बारे में किया गया कथन हो सकता है, या फिर ऐसे संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में किया गया कथन, या ऐसे संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में किया गया कथन हो सकता है, संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में कथन हो सकता है।
अगर उन संव्यवहार के परिणाम स्वरूप अगर उसकी मृत्यु हुई है तो इस स्थिति में यह डाइंग डिक्लेरेशन का मामला माना जाए। यह पुराने वाला, इसके जगह पे वर्तमान में बीएसए आ चुका है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ चुका है। तो वर्तमान में अगर आपको देखोगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023 का जब आप प्रोविजन देखोगे तो इससे रिलेटेड, मृत्युकालिक कथन से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजन किया गया है वह सेक्शन 26 में प्रोविजन आपको मिलेगा, राइट। तो यह रहा झारखंड राज्य वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय के निर्णय और इससे रिलेटेड लीगल प्रोविजन जो कि डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, इसके फैक्ट और इससे रिलेटेड लीगल प्रोविजन। इस तरह के बाकी अगर किसी भी केस लॉज पे अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अधिक से अधिक शेयर करो। बाकी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।